हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर सब्जेक्ट कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और हमारा टॉपिक जो चल रहा था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में हमने गुडविल के डिफरेंट मेथड्स, उसका वैल्यूएशन के मेथड्स किए थे, जिसमें हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड हमारे प्रीवियस लेक्चर में हो चुका है। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 3 है जो आपकी बुक की, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि आपने गुडविल का कैलकुलेशन कैसे करना है। सो नाउ वी स्टार्ट विद दिस illustration 3. X limited purpose to purchase the business of Y limited. Goodwill for this purpose is to be calculated after taking into consideration the following factors. Number one, goodwill is to be valued at 2.5 years purchase of average profit. Means goodwill आपको कितने years का लेना है? 2.5. 2.5 means 2.5. किसका 2.5? एवरेज प्रॉफिट्स। और एवरेज प्रॉफिट्स आपने कैसे कैलकुलेट करने हैं? एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट 4 years, पिछले 4 सालों के प्रॉफिट्स के बेस पे आपने एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो द प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट 4 years वर एज फॉलोज। आपको प्रॉफिट्स दिए हैं 2006, 7, 8 एंड 9। ये प्रॉफिट्स आर गिवन। देन व्हाट इंफॉर्मेशन इज देयर? Profits for 2007 include profits for lottery of rupees 10,000। कि 2000 में जो प्रॉफिट है उसमें 10,000 एक ऐसा प्रॉफिट है जो कि लॉटरी से हुआ था, वो इंक्लूडेड है। इट मीन्स कोई भी प्रॉफिट अगर हमें लॉटरी से हो रहा है, इसका नेचर क्या है? एबनॉर्मल नेचर है, क्योंकि लॉटरी से हमेशा हर साल प्रॉफिट नहीं होते, तो ये एबनॉर्मल गेन है। सो बीइंग द एबनॉर्मल गेन, हम इसे 2007 के प्रॉफिट्स में से लेस करेंगे। ये जो एडजस्टमेंट्स हैं ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताई थी कि हमें अपना एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए ये एडजस्टमेंट्स करनी होती है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या है? Profits of 2008 include rupees 16,000 of income from government security. गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या है? एक इन्वेस्टमेंट है। तो कंपनी ने कहीं बाहर गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदी है, इन्वेस्टमेंट की हुई है, और उससे होने वाली इनकम कितनी है? 16,000। कौन से ईयर में? 2008 में। तो 2008 के प्रॉफिट्स में 16,000 एक ऐसी इनकम इंक्लूड है जो कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी से हुई है, मतलब आउटसाइड इन्वेस्टमेंट है। और आउटसाइड इन्वेस्टमेंट से जो इनकम है उसका गुडविल से कोई कनेक्शन नहीं है। तो यहाँ पर हमें गुडविल की वैल्यूएशन के लिए इनकम फ्रॉम आउटसाइड इन्वेस्टमेंट, या हम कह सकते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ये हमें क्या करना है? लेस करना है उसका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए। Then the existing tenancy contract has expired and X Limited will have to pay rupees 6,000 per month instead of rupees 4,000 per month। कि जो टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट था, मतलब किराए का एक उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था, जिसमें पहले रेंट वो 4,000 देते थे, लेकिन अब उन्हें कितना देना पड़ेगा? 6,000 देना पड़ेगा। वो एक्सपायर हुआ, उसको रिन्यू कराया। रिन्यू कराने में जो प्रीवियस रेंट था वो था 4,000, लेकिन अब नया जो रेट है वो है 6,000 पर मंथ। यानी कि हर महीने कितना इंक्रीज आया है? 2,000। तो 2,000 हर महीने का जो एक्सपेंस है वो इंक्रीज हो गया, जिसे हम कहते हैं एक्सपेक्टेड एक्सपेंस इन फ्यूचर। तो इफ इट इज 2,000 पर मंथ, तो पूरे साल का कितना हुआ? 2,000 इंटू 12, दिस इज रुपीज 24,000। तो 24,000 जो है ये एक्सपेक्टेड एक्सपेंस इन फ्यूचर है, जो कि हमें हर साल के प्रॉफिट में से लेस करना है। क्यों लेस करना है? क्योंकि हमें एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट का कैलकुलेशन करना है। तो देखिए अब हम इसके सॉल्यूशन से देखते हैं। तो स्टेप वाइज करते हैं। स्टेप 1 में हमें पहले टोटल प्रॉफिट लेना है। प्रॉफिट कैसे लेंगे? ईयर्स आर देयर, 2006, 2007, 2008, 2009। प्रॉफिट्स ड्यूरिंग द ईयर 1,80,000, 1 लाख, 1,40,000 एंड 60। प्रॉफिट्स ऑफ लॉटरी, लॉटरी से जो प्रॉफिट हुआ है 2007 में 10,000, ये हमने माइनस करना है, लेस करना है। इनकम फ्रॉम गवर्नमेंट सिक्योरिटी, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट से है, ये गुडविल में के कैलकुलेशन में इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये भी हम करेंगे। 16,000 भी हमने लेस कर दिया। और एडिशनल रेंट जो मतलब देना पड़ेगा, जो हमारा एक्सपेंस इंक्रीज हुआ है 24,000 पर एनम, ये भी हमने हर साल के प्रॉफिट्स में से लेस कर दिया। तो ये हमारे पास आ गई प्रॉफिट्स। तो ईयर 2006, 7, 8, 9 ये प्रॉफिट्स को हमने ऐड किया।
4,58,000 आ गया। और एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हम एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाएंगे, टोटल प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। 4,58,000 डिवाइडेड बाय 4, दिस इज 1,14,500। और गुडविल का कैलकुलेशन करेंगे, गुडविल का फॉर्मूला भी सेम है, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। एवरेज प्रॉफिट कितना है, 1,14,500। नंबर ऑफ ईयर परचेज इट वॉज गिवन इन द क्वेश्चन, दिस इज 2.5, 2.5 आपको दिया था, तो 2.5। so the value of goodwill is rupees 2,86,250। क्लियर? सो ये है गुडविल की वैल्यू ऑन द कौन से मेथड पे है, ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। नेक्स्ट मेथड आता है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। सुपर प्रॉफिट होता है जो कि एक्चुअल प्रॉफिट से जितना भी ज़्यादा कोई कंपनी या कोई बिजनेस अर्न करता है उसे हम कहते हैं सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट मेथड के बेस पे अगर हमें गुडविल का कैलकुलेशन करना है तो वो भी हमारा फॉर्मूला जो है वो स्टेप वाइज होगा, स्टेप में डिवाइडेड है। देखिए हमें कैलकुलेशन तो ऐसे स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, 4, 5, 6, 7 के अकॉर्डिंग करनी है, लेकिन ये कैलकुलेशन कैसे होगी इसका कॉन्सेप्ट समझने के लिए हम इसको लास्ट से स्टार्ट करते हैं, स्टेप 7 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लास्ट से स्टार्ट करके हम इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। स्टेप 7 में सबसे पहले तो देखिए सुपर प्रॉफिट मेथड के बेस में व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कैलकुलेट गुडविल। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या है सुपर प्रॉफिट के बेस पर, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब सुपर प्रॉफिट है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज ये हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, हमें क्या कैलकुलेट करना है, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। एवरेज प्रॉफिट होता है एक्चुअल प्रॉफिट जो कि एक कंपनी या एक बिजनेस अर्न कर रहा है, एंड माइनस नॉर्मल प्रॉफिट जो कि उस टाइप के बिजनेस में होने चाहिए, जो एक्चुअल में अर्न कर रहा है और जो उस टाइप के बिजनेस में होने चाहिए, उसका जो डिफरेंस है दैट इज द सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब आपको क्या करना है, इसके लिए दोनों चीज़ों का कैलकुलेशन करना है, एवरेज प्रॉफिट लेना है, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये आपने कैसे कैलकुलेट करना है, सिंपल मेथड से एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिस जो अभी तक हमने क्वेश्चन जिससे पहले किए हैं, प्रीवियस लेक्चर में भी किया था, तो जो भी हमें सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड लगाकर एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बेस पे जो है प्रॉफिट ही लेना है, एवरेज प्रॉफिट लेना है, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। उसके बाद हमें क्या चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट। नॉर्मल रेट जो है ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, नॉर्मल रेट आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। देखिए यहाँ पे जब हम प्रॉफिट्स की बात करते हैं तो प्रॉफिट्स का बेस क्या होता है, हम क्या कहते हैं कि ये बिजनेस हमने किया तो इसमें हमें प्रॉफिट है या लॉस है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि हमने कितना पैसा लगाया है, हमारा कैपिटल कितना लगा है, उस कैपिटल के ऊपर हम कितना अर्न कर रहे हैं, उसके ऊपर हम हमारा डिपेंड करता है कि हमारा प्रॉफिट कितना है। तो इसीलिए जब हमें नॉर्मल प्रॉफिट लेना है तो प्रॉफिट हम किसके ऊपर कैलकुलेट करते हैं कि एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड वहाँ कितना है, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो कि एक इंडस्ट्री का फिक्स होता है कि एक इंडस्ट्री के अंदर जो डिफरेंट फर्म्स हैं काम कर रही हैं, तो उसमें नॉर्मली कितने रेट से रिटर्न सबको मिल जाता है, मतलब सब फर्म उस रेट से अर्न कर सकती है। अगर कोई उससे ज़्यादा करती है तो इसका मतलब वो सुपर प्रॉफिट अर्न कर रही है। ठीक है, तो नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट डिवाइडेड बाय 100। देन हमें अब क्या चाहिए, यहाँ पर नॉर्मल रेट आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, हमें क्या चाहिए, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट करेंगे, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू एवरेज लेना है, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस हाफ ऑफ द करंट ईयर्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस हाफ ऑफ द करंट ईयर्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो एक तो आपको चाहिए करंट ईयर का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, करंट ईयर का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप कैलकुलेट करेंगे तो उसका हाफ कर सकते हैं इजीली हाफ करना इजी है। और एक हमें चाहिए टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। तो सबसे पहले हम लेते हैं करंट ईयर्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कैलकुलेशन ऑफ करंट ईयर्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो करंट ईयर का प्रॉफिट
हमें क्यों चाहिए, कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, करंट ईयर्स प्रॉफिट जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा माइनस एबनॉर्मल गेन, वो वही एडजस्टमेंट है जो मैंने आपको पहले बताई थी, प्लस एबनॉर्मल लॉस माइनस नॉर्मल लॉस प्लस नॉर्मल गेन माइनस टैक्स, टैक्स तो देना ही पड़ेगा, ठीक है, टैक्स देने के बाद ही हमारा प्रॉफिट आता है। तो ये हमारा आ गया करंट ईयर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, लेकिन यहाँ फॉर्मूले में हमें हाफ चाहिए तो इसको हम हाफ कर देंगे। नेक्स्ट हमें चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट करनी है, कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए जब आप बैलेंस शीट बनाते हैं, आपने अकाउंट्स का स्टार्ट किया था सॉरी, तो आप एक इक्वेशन पढ़ते हैं अकाउंट्स में, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स, ठीक है। तो ये जो तीन आइटम्स हैं, इनमें से अगर आपको कोई भी दो आइटम्स गिवन होती है, आप तीसरे को कैलकुलेट कर सकते हैं इस इक्वेशन के थ्रू कि आपके पास राइट हैंड साइड में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप प्लस माइनस करके कोई भी तीसरा जो कि आइटम आपको गिवन नहीं है उसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ भी ऐसा ही है, कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, फिक्स एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल, या कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू कैपिटल दिया है रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स माइनस फिक्टिशियस एसेट, फिक्टिशियस एसेट्स को हमने माइनस करना है। फिक्टिशियस एसेट्स कौन सी होती हैं, फिक्टिशियस एसेट्स वो होती हैं जो हमारी बैलेंस शीट में दी होती है लेकिन एक्चुअल में एसेट साइड में गिवन है, उनकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं होती। अब इसका रीज़न क्या है कि मार्केट वैल्यू नहीं है तो फिर भी एसेट तो है, तो हम उसको क्यों इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि जब हमने लास्ट सेमेस्टर में भी आपको बताया था, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में आपने किया था कि बैलेंस शीट के अंदर हमें दो चीज़ें हैं, एक हमारे पास एसेट्स है और एक लायबिलिटीज़ है। एसेट्स और लायबिलिटीज़ का टोटल हमें सेम करना होता है, बराबर करना होता है, बैलेंस दिया है। तो बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स और लायबिलिटीज़ का टोटल सेम करने का क्या रीज़न है, उसका रीज़न है कि किसी भी बिजनेस के अंदर इतनी एसेट्स अवेलेबल हैं कि वो अपनी लायबिलिटीज़ को पूरा कर सकती है, लेकिन अगर बैलेंस शीट के अंदर फिक्टिशियस एसेट्स लिखी हैं, ठीक है, और फिक्टिशियस एसेट्स की कोई मार्केट वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब मार्केट वैल्यू क्यों नहीं है, क्योंकि वो प्रॉफिट अर्न, फिक्टिशियस एसेट्स होती कौन सी हैं, जो प्रॉफिट अर्न करने में तो हेल्प करती हैं, ठीक है। तो एसेट का एक फीचर तो है कि वो प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करती हैं, लेकिन एक फीचर कि उनकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं होती, वो फीचर उसके अंदर नहीं है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड फिक्टिशियस एसेट, मतलब बनावटी एसेट जिसकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो गुडविल की कैलकुलेशन के अंदर जब हमने कैपिटल एम्प्लॉयड लेना है तो वहाँ पे हमने फिक्टिशियस एसेट्स को माइनस करना है, क्लियर। तो जब सुपर प्रॉफिट मेथड के बेस पे हमें गुडविल का कैलकुलेशन करना है, अगर हम स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 से चलते हैं, तो अगर मैं आपको ये बताऊं कि कैपिटल एम्प्लॉयड ले लीजिए, फिर आप करंट ईयर्स का प्रॉफिट ले लीजिए और ऐसे इसको हाफ करिए, और फिर नॉर्मल प्रॉफिट्स कैलकुलेट करने के लिए एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए, नॉर्मल रेट। तो इस तरीके से हो सकता है थोड़ा सा आपको ये ऑर्डर लॉजिकल, इसका लॉजिक समझना है कि क्यों आपको कैसे ऐसे करना है, इसीलिए मैंने ये आपको कॉन्सेप्ट रिवर्स में बताया है कि क्यों हमें ये कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन तो हम स्टेप 1 स्टेप 2 से ही करेंगे, लेकिन समझने के लिए आपको स्टेप 7 से करना है, ठीक है। तो एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ मैं, आपको सुपर प्रॉफिट मेथड के बेस पे क्या चाहिए, गुडविल। गुडविल कैसे आती है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब हमें चाहिए सुपर प्रॉफिट, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज आपको क्वेश्चन में दिया होगा। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब आपको एवरेज प्रॉफिट चाहिए, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो आप सिंपल एवरेज प्रॉफिट आप अपने मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर आपको चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, इज इक्वल टू एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट डिवाइडेड बाय 100, और कैपिटल एम्प्लॉयड फिर आपको नॉर्मल रेट गिवन होगा। अब आपको चाहिए एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड,
एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या फॉर्मूला है, कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस हाफ ऑफ द करंट ईयर्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो अब आपको करंट ईयर का प्रॉफिट चाहिए, हाफ उसे आप कर सकते हैं। करंट ईयर का प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, करंट ईयर्स प्रॉफिट और बाकी सारी एडजस्टमेंट करेंगे और टैक्स माइनस करेंगे। अब आपको चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड करने का कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है फिक्स एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल या कैपिटल प्लस रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स माइनस फिक्टिशियस एसेट्स। अब कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये डिपेंड करेगा कि आपको क्वेश्चन में किस तरह की इंफॉर्मेशन गिवन है, आपको कौन कौन से आइटम दिए हैं। जो जो आइटम आपको दिए होंगे उसके अकॉर्डिंग आपने कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट करना है। और बेसिक जो अभी आपको मैंने बताया कि एक इक्वेशन है, उस इक्वेशन को ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखते हैं अगेन थोड़ा सा इसमें इसका एक्सप्लेनेशन है कि कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट करनी है। थोड़ा सा इसमें आपको दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना है। वो क्या है, द कैपिटल एम्प्लॉयड हेल्प्स इन कैलकुलेटिंग द नॉर्मल प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कंसीडर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग द कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या क्या ध्यान रखने हैं वो पॉइंट्स। सबसे पहले बोथ करंट एंड फिक्स एसेट शुड बी इंक्लूडेड इन द कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड में आपने दोनों एसेट्स लेनी है, कौन सी, करंट और फिक्स एसेट लेनी है। एंड दीज एसेट शुड बी वैल्यूड एट द करंट मार्केट प्राइस, और उनके करंट मार्केट प्राइस पे लेना है। मार्केट प्राइस का मतलब है कि उनकी मार्केट के अंदर क्या वैल्यू है। देखिए कोई भी एसेट अगर हमारी अकाउंट्स में लिखी है तो उसकी बुक वैल्यू उसकी मार्केट वैल्यू से डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, बुक वैल्यू तो डिपेंड करती है कि हमने उसके ऊपर किस फॉर्मूले से किस तरीके से डेप्रिसिएशन लगाया है, कैसे उसका वियर एंड टीयर है। ठीक है, लेकिन जो मार्केट वैल्यू है, मार्केट वैल्यू उसकी एक्चुअल वैल्यू होती है कि जिस रेट के ऊपर, जिस प्राइस के ऊपर आप उसको मार्केट में रियलाइज कर सकते हैं। रियलाइज करने का मतलब है कि आप उसको सेल करके कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो उसकी होती है एक्चुअल वैल्यू, जिसे आप मार्केट वैल्यू कहते हैं। तो यहाँ पे जब हमें एसेट्स लेनी है, करंट लेनी है और फिक्स लेनी है, लेकिन उनकी कौन सी वैल्यू लेनी है, मार्केट वैल्यू लेनी है, बुक वैल्यू नहीं लेनी। क्लियर। एंड फॉलोइंग एसेट्स शुड नॉट बी इंक्लूडेड, और कौन सी एसेट्स नहीं लेनी, फिक्टिशियस एसेट्स, जैसे अभी आपको पहले बताया फिक्टिशियस एसेट्स को माइनस करना है। फिक्टिशियस एसेट्स कौन सी होती हैं, जैसे डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स या डिबेंचर्स, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एक्सेट्रा। तो फिक्टिशियस एसेट्स को हमने नहीं लेना। नेक्स्ट, आउटसाइड इन्वेस्टमेंट शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द एसेट, और कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट जो कि आउटसाइड की हुई है उसे भी हमें एसेट में से नहीं लेना। देखिए अभी हम बात कर रहे थे, जब हमने एवरेज प्रॉफिट भी कैलकुलेट किए हैं तो हमने इन्वेस्टमेंट के ऊपर हुई इनकम, कोई भी इन्वेस्टमेंट जब की जाती है बाहर और उसके ऊपर होने वाली इनकम को भी हम नहीं ले रहे। ठीक है, तो उस इन्वेस्टमेंट की जब इनकम को प्रॉफिट्स में इंक्लूड नहीं कर रहे तो वो इन्वेस्टमेंट भी हमें एसेट्स में इंक्लूड नहीं करनी। यानी कि दोनों चीज़ों को, इन्वेस्टमेंट को भी और इन्वेस्टमेंट से होने वाली इनकम को भी हमें गुडविल की वैल्यूएशन करते हुए बाहर रखना है, उन्हें इंक्लूड नहीं करना। इन्वेस्टमेंट एक एसेट होती है और एसेट पे प्रॉफिट अर्न किया जाता है, इनकम अर्न की जाती है। तो इन्वेस्टमेंट जो एसेट है उसको टोटल एसेट्स में नहीं लेना गुडविल की कैलकुलेशन करते हुए, और उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर अर्न की जाने वाली इनकम को प्रॉफिट्स में ऐड नहीं करना। ठीक है, अब इसका रीजन क्या है, क्यों नहीं करना, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट कहीं बाहर की गई है, तो उसके ऊपर होने वाली इनकम में गुडविल का कोई भी रोल नहीं है, गुडविल का कोई भी इम्पोर्टेंस वहाँ पर नहीं है। तो किसी भी बिजनेस की रेपुटेशन पे डिपेंड नहीं करता कि उसे इन्वेस्टमेंट पे कितनी इनकम होगी। तो गुडविल की वैल्यूएशन करते हुए हमें इन्वेस्टमेंट और उसके ऊपर होने वाली इनकम को टोटली एक्सक्लूड करना है। क्लियर। सो मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन हो गई इस बारे में, बट आपको कोई भी पॉइंट, हालांकि पॉइंट्स बहुत छोटे हैं कि इंक्लूड नहीं करना, तो आप सिंपल सा है, आप इसे याद रख सकते हैं, बट आपको ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि वाई, उसका रीज़न आपके पास होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको रीज़न समझ में आ गया तो आप ये पॉइंट कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो उसके पीछे भी एक लॉजिक है। Then goodwill appearing in the balance sheet should not be included.
और गुडविल अगर बैलेंस शीट में दी है, क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, करंट एसेट और फिक्स एसेट ले रहे हैं, तो फिक्स एसेट में गुडविल भी हो सकती है, तो आपको गुडविल भी नहीं लेनी है। क्यों नहीं लेनी है? क्योंकि आप ये सारा काम किस लिए कर रहे हैं, गुडविल की वैल्यूएशन के लिए। तो जब गुडविल की वैल्यूएशन आप ऑलरेडी कर रहे हैं, और तो अगर बैलेंस शीट में कोई गुडविल दी है तो हमने उसकी वैल्यू को नहीं लेना, बिकॉज वी आर डूइंग दैट, वी आर कैलकुलेटिंग दैट वैल्यू। क्लियर? तो गुडविल की वैल्यू हमने यहाँ पर नहीं लेनी। अगेन, जब हमने कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना है सुपर प्रॉफिट मेथड में, गुडविल का कैलकुलेशन करते हुए कैपिटल एम्प्लॉयड लेना है, तो हमें करंट एसेट और फिक्स एसेट लेनी है, उनकी मार्केट वैल्यू लेनी है, फिक्टिशियस एसेट्स को नहीं लेना, आउटसाइड इन्वेस्टमेंट्स को भी नहीं लेना, और गुडविल को भी नहीं लेना। Clear? Then from the total assets and the outside liabilities should be deducted. और ये इस तरीके से फर्स्ट पॉइंट से हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल एसेट्स। तब टोटल एसेट्स में से हमें आउटसाइड लाइबिलिटीज को डिडक्ट करना है। आउटसाइड लाइबिलिटीज कौन सी होती हैं? जो बिजनेस से बाहर होती है। अब हमारे पास देखिए इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट। तो हमने एसेट्स तो ले ली, अब हमने आउटसाइड लाइबिलिटीज को माइनस करना है, तब हमारे पास क्या आ जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। तो आउटसाइड लाइबिलिटीज कौन कौन सी हैं? डिबेंचर्स, क्रेडिटर्स। डिबेंचर्स कौन है? डिबेंचर होल्डर आउटसाइडर है। क्रेडिटर्स जिन्होंने बिजनेस को पैसा दिया हुआ है और लेनदार हैं बिजनेस के, ये भी आउटसाइडर है। प्रोविजन फॉर टैक्स, टैक्स का प्रोविजन, टैक्स किसको देना है, गवर्नमेंट को देना है, तो गवर्नमेंट इज ऑल्सो आउटसाइडर। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? जो एक्सपेंसेस ड्यू हो चुके हैं बट नॉट येट पेड, अभी तक पे नहीं किए, तो पे नहीं किए तो बाहरी किसी पार्टी को पे करने होंगे, तो ये भी हमारी आउटसाइड लाइबिलिटी है। बिल्स पेबल, किसी को बिल लिख के दिया है, बिल पे करना है, दिस इज ऑल्सो आउटसाइड लाइबिलिटी। लोन कहीं से किसी बैंक से या किसी लेंडर से लोन लिया हुआ है, तो वो भी क्या है, आउटसाइड लाइबिलिटी। तो फर्स्ट पॉइंट से हमने टोटल एसेट्स कैलकुलेट करनी है, और टोटल एसेट्स में से आउटसाइड लाइबिलिटीज को माइनस करना है। आउटसाइड लाइबिलिटीज आपको बता दी हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू फिक्स एसेट प्लस करंट एसेट। ये फिक्स एसेट प्लस करंट एसेट एट देयर मार्केट प्राइस, और ये सारी कैलकुलेशन, सारी एडजस्टमेंट के बाद माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। इस तरीके से आप कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कैपिटल एम्प्लॉयड में से आपको एवरेज लेना होता है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, फॉर कैपिटल एम्प्लॉयड टू फेयरली रिप्रेजेंट द कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस थ्रू आउट द ईयर, द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इज यूज्ड। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। और एवरेज हम कैसे लेते हैं, अगर आपको दो चीज़ों का एवरेज लेना है तो आप क्या करेंगे, दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2। तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड हम कैसे लेते हैं, हमने ले लिया ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय 2। जैसे आप इसे स्टॉक में भी पढ़ते हैं, एवरेज स्टॉक जब आप देखते हैं तो ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2 करते हैं। ऐसे ही कैपिटल एम्प्लॉयड जिसका आपने एवरेज लेना है, एवरेज लेने के लिए क्या करते हैं, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। बट समटाइम्स if in case of capital employed in the beginning of year is not given in the question, then average capital employed will be calculated। अगर आपको beginning का नहीं दिया तो आप कैसे लेंगे, average capital employed is equal to closing capital employed minus half of the current year's profit after tax। The reason for deducting the half of the profit is on the assumption that the profits are earned evenly throughout the year। मतलब हर साल में बराबर कमाए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि किसी महीने में ज़्यादा है किसी में कम है, मतलब वो प्रॉफिट जो है वो इवनली अर्न किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, द कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर इज ₹3 लाख एंड द प्रॉफिट्स अर्न ड्यूरिंग द ईयर आर 50,000। शुरू में कैपिटल कितना लगा था, 3 लाख लगा था, और प्रॉफिट अर्न कितने किए थे, 50,000। सो द कैपिटल एम्प्लॉयड इज 3,50,000। देयरफॉर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 3 लाख, ये हमारे पास एक्चुअल ये आया है क्लोजिंग, ये क्लोजिंग आई है। हमने साल में कैपिटल लगाया 3 लाख और उस साल में प्रॉफिट अर्न किया 50,000, तो 3 लाख प्लस 50,000 हमारा क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ गया, 3,50,000। तो 3 लाख हमारा ओपनिंग है, 3,50,000 हमारा क्लोजिंग है, डिवाइडेड बाई 2, तो 3,25,000 हमारा आ जाता है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है,
और अगर यहाँ पर तो आपको ओपनिंग दी है, क्लोजिंग दी है, आपने एवरेज ले लिया, लेकिन इन केस द ओपनिंग कैपिटल इज नॉट मेंशन्ड, और अगर ओपनिंग नहीं दी तो आप कैसे लेंगे? क्लोजिंग कितना है? 3,50,000 माइनस हाफ ऑफ द करंट ईयर्स प्रॉफिट। करंट ईयर का प्रॉफिट हाफ कर दो। करंट ईयर में प्रॉफिट कितना है? 50, इसका हाफ कितना किया? 25, तो ये आ गया 3,25,000, तो सेम आ गया। ठीक है, तो इसीलिए हम एवरेज कर देते हैं, मतलब हाफ करते हैं। उसका रीजन यही है कि एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड लेने के लिए हमें ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 करना है, लेकिन अगर हमें ओपनिंग नहीं दिया हुआ, क्लोजिंग दिया हुआ है, तो क्लोजिंग में से हमने करंट ईयर का प्रॉफिट हाफ कर देना है। इस तरीके से हम एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए अब इसको हम एक क्वेश्चन से समझते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 5 है ये। So start with this. The X Limited is to be absorbed by Y Limited, and in order to decide upon the purchase consideration, it is necessary to value the goodwill of X Limited. कि X Limited को कौन एब्जॉर्ब कर रहा है? Y Limited, और परचेज कंसिडरेशन में X Limited की गुडविल का वैल्यूएशन करना जरूरी है। The two companies agreed that the basis of calculation of the goodwill will be valued at 2 years purchase, मतलब 2 years का परचेज ऑफ एवरेज एनुअल सुपर प्रॉफिट। मतलब यहाँ पे आपको 2 ईयर्स के बेस पे गुडविल का वैल्यूएशन करना है, लेकिन 2 ईयर के क्या है? सुपर प्रॉफिट। 2 ईयर्स के सुपर प्रॉफिट के बराबर गुडविल की वैल्यू होगी। तो अब आपको पहले क्या करना पड़ेगा? आपको सुपर प्रॉफिट लेना पड़ेगा। तो सुपर प्रॉफिट्स को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन सुपर प्रॉफिट आपको पहले कैलकुलेट करना है, वो कैसे होगा? द नेट प्रॉफिट बीइंग एवरेज ओवर 5 ईयर्स, और जो आपको एवरेज प्रॉफिट लेना है वो 5 सालों के प्रॉफिट्स के बेस पे लेना है। द प्रॉफिट्स ऑफ एक्स लिमिटेड फॉर द लास्ट 5 ईयर्स बिफोर चार्जिंग टैक्स ऑफ 50%। अब आपको पिछले 5 सालों के प्रॉफिट्स दिए हैं, लेकिन कौन से दिए हैं? बिफोर चार्जिंग टैक्स 50%। अभी 50% का टैक्स है, लेकिन 50% टैक्स अभी इस पर लगा नहीं है, उससे पहले है। तो 2003 में कितना था? 1,10,000। 2004 का 5, 6 एंड 7, ये प्रॉफिट्स दिए हैं। तो ये अभी हम करते हैं सॉल्यूशन में। अब आपको एक और इन्फॉर्मेशन दी है। द डायरेक्टर्स ऑफ एक्स लिमिटेड 3 in number विल बी अपॉइंटेड एज द बोर्ड ऑफ वाई लिमिटेड on absorption, and it is considered that their services have been valued at ₹10,000 each per annum. एक्स लिमिटेड के डायरेक्टर एब्जॉर्प्शन के बाद वाई लिमिटेड में भी अपॉइंट किए गए हैं, और जब वाई लिमिटेड में अपॉइंट किए गए हैं तो उनको उनकी सर्विसेज के बदले में कितना दिया जा रहा है? ₹10,000 ईच पर एनम। उनको हर साल कितना दिया जा रहा है? 10,000 रुपए एक को। और कितने डायरेक्टर्स हैं? 3 in number। तो अगर एक डायरेक्टर को 10,000 दिए जा रहे हैं तो 3 को कितने दिए जाएंगे? 10,000 इंटू 3, 30,000। तो ये 30,000 अब क्या है? एक्सपेक्टेड एक्सपेंस इन फ्यूचर, क्योंकि अब वाई लिमिटेड में जब इन डायरेक्टर्स को लगाया जाएगा तो 30,000 रुपए का खर्चा वाई लिमिटेड के लिए होगा, उसे करना पड़ेगा। तो वो उसका एक्सपेक्टेड एक्सपेंस इन फ्यूचर है। तो एक्सपेक्टेड एक्सपेंस इन फ्यूचर को हम प्रॉफिट्स में से क्या करेंगे? लेस करेंगे, क्योंकि उतने से प्रॉफिट जो है वो कम हो जाएंगे। ठीक है। देयर इज नो प्रोविजन बीइंग मेड ओवर द प्रॉफिट्स फॉर दिस, तो कोई प्रोविजन नहीं बना था। ठीक है, तो अब ये बनाना पड़ेगा। द एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ओवर द पीरियड इज ₹3,60,000, एंड इट इज कंसिडर्ड दैट द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड फ्रॉम ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय 10%, कि नॉर्मल रेट 10% है, और कैपिटल एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 3,60,000 है। देखिए अब इसमें आपको एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज ऑलरेडी गिवन एज इट इज आपको 3,60,000 दी है। तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड अगर 3,60,000 है और उस टाइप के बिजनेस में 10% से रिटर्न मिलता है, तो 3,60,000 पे 10% से रिटर्न मिलेगा तो कितना प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट हुआ? 3,60,000 इंटू 10/100, दिस इज 36,000, 36,000। कि उस टाइप के बिजनेस में नॉर्मली कितना प्रॉफिट होना चाहिए? 36,000। बट एक्चुअली कंपनी अर्न कितना कर रही थी एक्स लिमिटेड? ये इसके एवरेज प्रॉफिट पे हम देखते हैं कि कितना अर्न कर रही थी। तो देखिए सॉल्यूशन में देखते हैं। एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स
अभी टैक्स नहीं था। 2003, 4, 5, 6, 7 के प्रॉफिट्स हमने ले लिए, और डायरेक्टर्स का जो अब रेम्यूनरेशन हमें देना पड़ेगा, एक्सपेक्टेड एक्सपेंस इन फ्यूचर, इनको माइनस कर दिया, इतने से हमारे प्रॉफिट कम हो जाएंगे, तो माइनस करके आ गया 1,10,000 में से 30 माइनस किया 80,000, देन 90, 60, 80, 120, तो टोटल प्रॉफिट कितना आ गया 4,30,000। अब एवरेज कितना लेंगे, 4,30,000 डिवाइडेड बाई 5, एवरेज प्रॉफिट आ गया 86,000, लेकिन ये बिफोर टैक्स है, टैक्स तो देना पड़ेगा, ठीक है, तो टैक्स दे देंगे। टैक्स का रेट कितना दिया है 50%। 50% अगर 86,000 का 50% 43,000 टैक्स दे दिया, तो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आया है 43,000। क्लियर। अब हमें क्या चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट डिवाइडेड बाय 100। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड वैसे तो हम कैलकुलेट करते हैं, हमने फॉर्मूला भी किया है, लेकिन अभी इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा इजी कर दिया। इट इज ऑलरेडी गिवन, दिस इज 3,60,000 और नॉर्मल रेट है 10%, 10/100, इट मीन्स 36,000। क्लियर। तो अभी जैसे मैं आपको बता रही थी कि उस टाइप के बिजनेस में जो कि एक्स लिमिटेड कर रही थी, जितना उसने कैपिटल लगाया है, तो उसको प्रॉफिट होना चाहिए था 36,000, बट एक्चुअल में वो अर्न कितना कर रही है 43,000। ठीक है, तो एक्चुअल प्रॉफिट जो वो अर्न कर रही है वो उसके नॉर्मल से ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 43,000 माइनस 36, दिस इज 7,000, और जितना ज्यादा है वो क्या है, सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट मेथड के बेस पे हमें क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो गुडविल हमारी कितनी आई, गुडविल आएगी, सुपर प्रॉफिट आया है 7,000, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है 2, 7,000 इंटू 2, 14,000, वैल्यू ऑफ गुडविल इज ₹14,000। क्लियर। सो ये आपका सुपर प्रॉफिट मेथड का एक सिंपल क्वेश्चन है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर दिस लेक्चर। बाकी सुपर प्रॉफिट के जो हमारे फर्दर क्वेश्चंस हैं, जिसमें आपको एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड भी कैलकुलेट करना होगा और फॉर्मूलाज लगाने होंगे, तो वो हम करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, सो थैंक यू सो मच।